मान लेते हैं कि 2 रागी की रोटी और 2 पालक की सब्ज़ी के बॉल मैंने लिए हैं। अब सबको ऐसा ही लगेगा कि ये एक हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन होता क्या है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता है या फिर बहुत कम लोग जानते हैं कि पालक के अंदर जो ऑक्सलेट होता है, वो कैल्शियम और आयरन को बाइंड कर लेता है, जिससे बॉडी के अंदर इन दोनों का अब्ज़ॉर्प्शन बहुत कम हो पाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि लंच में हम टोफू या पनीर खा रहे हैं, लेकिन उसके जस्ट बाद अगर हमने चाय या कॉफ़ी ले ली है, तो उसके अंदर जो पॉलीफेनॉल्स होते हैं, कैफ़ीन होता है, उससे उसका अब्ज़ॉर्प्शन हिंडर हो जाता है, तो वो कैल्शियम के अब्ज़ॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। तो अगर हमें चाय या कॉफ़ी लेनी है तो हमें 1 या 2 घंटे का गैप रखना होगा अपने मील्स में और अपने कैफ़ीन या फिर चाय के इंटेक में। अगर आपको अपनी बॉडी में भरपूर न्यूट्रिशन चाहिए तो आपको कॉम्बिनेशन एंड क्वांटिटी और बैलेंस पे ध्यान देना चाहिए। अब ये तो बात हो गई कि कैल्शियम, आयरन और फाइबर रिच फूड या फिर जस्ट कैल्शियम के बाद ही आपने चाय या कॉफ़ी ले लिया है तो वो एक दूसरे को हिंडर कर सकते हैं। लेकिन कैल्शियम का फ्रेंड कौन है अगर हम बात करें तो विटामिन डी कैल्शियम का फ्रेंड है और पोटेशियम। तो विटामिन डी के सोर्सेज में सनलाइट, मशरूम्स, एग्स आते हैं और पोटेशियम में अगर हम बात करें तो उसमें बनाना, कोकोनट वाटर एट्सेट्रा आते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि ठीक है, पालक, पनीर या फिर चाय के साथ तिल के लड्डू जो खा रहे हैं वो एक सही कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 200 या 250 ग्राम पालक के साथ 100 ग्राम्स, 100 ग्राम या उससे कम क्वांटिटी का पनीर यूज़ करते हैं तो उनके ऑब्जॉर्प्शन हिंडरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये सेफ़ भी होगा। में भी हमें समझ तो आ गया है कि आयरन के ऑब्जॉर्प्शन में अगर हम हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिच फूड खाएंगे तो वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। उसके जस्ट खाने आयरन रिच फूड लेने के बाद अगर हम चाय या कॉफ़ी पे जा रहे हैं तो वो भी हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ये हमें समझ गया कि हमें कैल्शियम के साथ क्या अवॉइड करना है और आयरन के साथ क्या अवॉइड करना है। लेकिन आयरन के फ्रेंड भी तो हो सकते हैं। आयरन का ऑब्जॉर्प्शन बेटर किससे होता है? उसका ऑब्जॉर्प्शन बेटर होता है विटामिन सी रिच फूड से, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, या फिर विटामिन ए रिच फूड से जैसे गाजर हो गया, रेड चिली हो गया। अगर आप डायबिटिक हैं तो मैग्नीशियम आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल्स को तो कंट्रोल करता ही है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो मैग्नीशियम का अब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। आपको पता है क्या किया जा सकता है? खाने के बीच में और सप्लीमेंट के बीच में आप 2 से 3 घंटे का गैप रख सकते हैं। मैग्नीशियम रिच फूड में बनाना हो सकता है, ओट्स आ सकते हैं, डार्क चॉकलेट, नट्स, ब्राउन राइस एट्सेट्रा। इनके साथ साथ आप अपनी डाइट में विटामिन B6 रिच फूड भी ऐड कर सकते हो। उसमें आएगा फ्लैक्स सीड्स, पिस्ताचू, आलमंड्स एट्सेट्रा, क्योंकि ये मैग्नीशियम के ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे भी सही। तो अगर आप अपने मील्स और सप्लीमेंट्स को सही तरीके से बैलेंस करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स का मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेगा। मैग्नीशियम का फ्रेंड है B6 जो हेल्प करता है बेटर अब्जॉर्प्शन में एंड डिसलाइक करता है कैल्शियम सप्लीमेंट को।